हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर 2 पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड पढ़ लिया था। तो आज से हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो स्टूडेंट, चलिए पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोगों को क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करना है। यानी स्टूडेंट्स, हम लोग को ये पढ़ना है कि बायोलॉजी में कितने तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के। तो कौन कौन से क्लासिफिकेशन है जो किए गए, और फिर कौन सा ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसको हम एनसीईआरटी में आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे, और किन क्लासिफिकेशन को हमें बस थोड़ा सा जानना है या उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया देना है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम जितने भी लिविंग्स होते हैं ना, जितने भी लिविंग्स हैं, सारे लिविंग्स को हम क्या करते हैं, हम सारे लिविंग्स को उनके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स की बेसिस पे क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में रख देते हैं। यानी हम उनको उनके कैरेक्टर्स की बेसिस पे, उनकी सिमिलैरिटी और उनकी डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे उनको हम डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में हम उनको रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिंपली क्लासिफिकेशन क्या हुआ? क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ कि हम लिविंग्स को उनके सिमिलर और डिससिमिलर कैरेक्टर्स की बेसिस पे अलग अलग ग्रुप में रख देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। ऐसा बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए ज़रूरी है ताकि हम प्रॉपर तरीके से हर एक पर्टिकुलर एनिमल का, हर एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ का क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। तो स्टूडेंट, स्टडी के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं दुनिया में और बहुत तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। तो उन सबको अगर हम इकट्ठे एक जगह पे रख के अगर हम स्टडी करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन सब के कैरेक्टर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हैं। सबके कैरेक्टर डिफरेंट है, सबका हैबिटाट डिफरेंट है, सबके मॉर्फोलॉजिकल और सबके इंटरनल कैरेक्टर भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह से हम उनको एक साथ रखकर स्टडी नहीं कर पाएंगे, उससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जितने भी सेम कैरेक्टर्स वाले स्पीसीज़ या सेम कैरेक्टर्स वाले लिविंग्स होते हैं उनको एक ग्रुप में रख देते हैं, और जितने डिफरेंट कैरेक्टर्स वाले होते हैं उनको अलग कर देते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जब हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं तो क्लासिफिकेशन करने के बाद अब उनकी स्टडी करना कन्वीनियंट हो जाता है और आसान हो जाता है, और हम ईजिली हम अगर किसी एक ग्रुप के किसी एक मेंबर की स्टडी कर लें या एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर लें, तो हमें उस ग्रुप के जितने अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के बारे में एक ग्रॉस आइडिया लग जाता है, उन सब के बारे में हमें पता चल जाता है, और हमें सबको अलग अलग पढ़ना नहीं पड़ता। तो ये है स्टूडेंट्स क्या, क्लासिफिकेशन। तो सिंपली क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करते हैं, हम लिविंग्स को, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सारे जितने भी लिविंग्स हैं उनको हम उनके कैरेक्टर्स की बेसिस पे, उनकी सिमिलैरिटी और उनकी डिससिमिलैरिटी की बेसिस पे हम उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में एनसीईआरटी ने क्या क्या बातें शुरू में लिखी हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो एनसीईआरटी ने ये लिखा है कि जब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है, यानी जब मानव सभ्यता यानी ह्यूमंस का डेवलपमेंट होता है, ह्यूमंस जो होते हैं सिविलाइज होते हैं, तो सिविलाइजेशन के बढ़ने के साथ साथ जो है क्लासिफिकेशन करना ह्यूमन चालू कर देता है। तो जितने भी ह्यूमंस थे उस समय जब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया। शुरुआत में जो क्लासिफिकेशन किया गया था एकदम शुरू में, वो कैसे किया गया, वो किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। यानी कि खाना हो गया, और फिर रहने वाला जो स्पेस है, जगह है, वो हो गया, और साथ साथ जो कपड़े हो गए। तो फूड और शेल्टर और क्लॉथिंग की बेसिस पे जो ह्यूमंस थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे एनिमल्स को और सारे प्लांट्स को क्या किया, क्लासीफाई किया। यानी जिनसे जिनसे फूड मिलता था उनको अलग कैटेगरी में रख दिया, जिनसे जो जो शेल्टर बनाने के काम आते थे उनको अलग कैटेगरी में रख दिया, और जिनसे जिनसे कपड़े बनाए जाते थे उन सारे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने एक अलग कैटेगरी में रख दिया। तो शुरुआत में जो क्लासिफिकेशन किया गया वो कोई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं था स्टूडेंट्स, वो केवल जनरल क्लासिफिकेशन था। वो नीड की बेसिस पे क्लासिफिकेशन था कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस तरह से यूज़ हो रहे हैं ह्यूमंस के लिए। इस बेसिस पे ह्यूमंस ने क्या किया, उन ऑर्गेनिजम्स का, उन लिविंग्स का क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे चलकर जो सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया गया, तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने किया? जी हाँ, सबसे पहले एरिस्टोटल ने साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया। स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स यहाँ पे एनसीईआरटी ने एरिस्टोटल का नाम लिखा है। तो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाज डन बाय एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल जो है उन्होंने सबसे पहले क्लासिफाई किया प्लांट्स को और एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक परसेप्शन, यानी उन्होंने साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया। एरिस्टोटल ने क्या किया था? एरिस्टोटल ने प्लांट्स को डिवाइड किया उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बेसिस पे। किस कैरेक्टर की बेसिस पे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस पे। यानी स्टूडेंट्स एरिस्टोटल ने प्लांट्स को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे 2 कैटेगरी बल्कि 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। नंबर 1 इज़ ट्री, यानी जो पेड़ होते हैं। नंबर 2 इज़ श्रब मतलब झाड़ियाँ। और नंबर 3 इज़ हर्ब मतलब जो शाख होते हैं, शाकीय पौधे। तो ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। तो इस तरह से प्लांट्स को उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बेसिस पे एरिस्टोटल ने 3 टाइप्स में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, क्लासीफाई किया। इसी तरह से एरिस्टोटल ने एनिमल्स को भी क्लासीफाइड किया था। उन्होंने जितने भी एनिमल्स थे उनको क्लासीफाई किया 2 ग्रुप में। एक जो था उसको बोलते थे हम एनेमा और दूसरा वाला था इनेमा। तो स्टूडेंट्स ये एनेमा या इनेमा क्या होता है? देखो उन्होंने एनिमल्स को किसने? एरिस्टोटल ने एनिमल्स को उनके ब्लड में प्रेजेंट आरबीसी की बेसिस पे जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। अगर उनके ब्लड में आरबीसी पाई जा रही है, अगर ब्लड में आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसेल्स पाई जा रही हैं तो उनको उन्होंने इनेमा कैटेगरी में रखा, और अगर नहीं पाई जा रही हैं तो उनको उन सारे एनिमल्स को उन्होंने एनेमा कैटेगरी में रखा। यानी स्टूडेंट्स आरबीसी प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, इस बेसिस पे उन्होंने एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। किसने? एरिस्टोटल ने। तो स्टूडेंट्स आगे चलकर एरिस्टोटल के बाद फिर आते हैं लीनियस। स्टूडेंट्स एनसीईआरटी ने लिखा है कि एरिस्टोटल के बाद लीनियस ने क्लासिफिकेशन किया। लीनियस ने कैसे क्लासिफिकेशन किया? लीनियस ने जितने भी लिविंग्स हैं वर्ल्ड में, दुनिया में, उन सारे लिविंग्स को जो है 2 किंगडम बनाकर डिवाइड कर दिया। 2 किंगडम का मतलब उन्होंने जितने भी अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको 2 किंगडम यानी 2 ग्रुप बनाया, और ग्रुप का नाम क्या रखा? किंगडम रखा। तो उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम दिया। एक किंगडम जो उन्होंने बताया उनको उन्होंने नाम दिया किंगडम प्लांटी, और जो दूसरा वाला किंगडम था उसको लीनियस ने बोला किंगडम एनिमलिया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम प्रपोज किया, और उन्होंने बोला कि जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो वर्ल्ड में हैं, जो दुनिया में हैं, उन सारे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने उनकी ग्रास मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, ग्रास मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे लीनियस ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 कैटेगरी में, 2 ग्रुप में, 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया। एक किंगडम प्लांटी और दूसरी कैटेगरी का नाम रखा किंगडम एनिमलिया। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जितने प्लांट्स थे उनको उन्होंने किंगडम प्लांटी बना के रखा, और जितने भी एनिमल्स थे उनको उन्होंने किंगडम एनिमलिया में रख दिया। तो स्टूडेंट्स आपको याद हो गया होगा कि लीनियस ने ग्रास मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको 2 किंगडम बनाकर, 2 किंगडम सिस्टम बनाकर उनका क्लासिफिकेशन करने का कोशिश की और उनको क्लासीफाई किया। आगे चल के स्टूडेंट्स लीनियस ने ये जो क्लासिफिकेशन किया था, इस क्लासिफिकेशन को उन्होंने एक ग्रास मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे किया था। यानी उन्होंने बहुत डीप कैरेक्टर्स की बेसिस पे बहुत अच्छे से कैरेक्टर्स को जो है बेस बनाकर उन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं किया, ठीक है ना। उनके क्लासिफिकेशन में बहुत सारी कमियां थी, जैसे उन्होंने सेल का स्ट्रक्चर नहीं देखा, सेल के स्ट्रक्चर को उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने जो सेल वॉल का नेचर होता है, सेल वॉल के नेचर को भी नहीं देखा, उन्होंने न्यूट्रिशन मोड को भी अवॉइड किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि न्यूट्रिशन कैसे कैसे कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स के हैबिटाट को भी नहीं देखा, उन्होंने रिप्रोडक्शन के मोड को भी नहीं देखा, उन्होंने उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी नहीं देखा। तो स्टूडेंट्स जो लीनियस का क्लासिफिकेशन था 2 किंगडम सिस्टम, वो केवल ग्रास मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे बनाया गया था। उसमें उन्होंने सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल के नेचर, न्यूट्रिशन के मोड, हैबिटाट, रिप्रोडक्शन के मोड, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन सारी चीज़ों को नहीं कंसीडर किया था। इन सारी चीज़ों को कंसीडर करके उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम नहीं बनाया था, उन्होंने केवल ग्रास मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे 2 किंगडम सिस्टम बनाया था। आगे चलकर स्टूडेंट्स एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट आए जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्लासिफिकेशन में और बायोलॉजी में, और पूरा एनसीईआरटी जो है वो उसी साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन को फॉलो करता है, और आजकल के जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो उस क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही एक्सेप्ट करते हैं, और वो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था उसको बोलते हैं 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम
क्लासिफिकेशन सिस्टम। और आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, उनका क्या नाम था, आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से हमें एनसीईआरटी ने अच्छे से पढ़ने को बोला है। हमें यहीं से आगे बहुत डिटेल में पढ़ना है। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हर चीज़ का ध्यान रखा गया। सेल स्ट्रक्चर को भी कंसिडर किया गया, सेल वॉल के नेचर को भी कंसिडर किया गया, न्यूट्रिशन मोड को भी कंसिडर किया गया, ऑर्गेनिजम्स के हैबिटाट, ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्टिव मोड और ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी जो है कंसीडर किया गया। और इन सारी चीज़ों को कंसीडर करके जो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया गया। तो आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने बनाया था। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग जान जाएंगे कि 5 किंगडम सिस्टम होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे। आपके किसी भी तरह के क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।